हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए शिक्षा विभाग की योजना देख रहे हैं, जिसमें हमारा मेजर फोकस है जीके जीएस वाली जो आपकी योजना है वो कंप्लीट कराई जा सके, जिससे आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सके आप। ठीक है, तो इसके लिए आपको P1 से लेकर P7 तक की सीरीज अवेलेबल करवाई गई है, जहाँ से आप अपनी तैयारी को और चांद लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा M1 वाली सीरीज चल रही है, तो M1 वाली सीरीज में M3 तक लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं M4, तो इसका हमारा फोकस रहेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन करा सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनको MCQ कराया जाए। तो देखो, हमारे जो टेस्ट सीरीज़ है ये उससे अलग है। ठीक है, हालांकि टेस्ट सीरीज में भी लेकर आ रहे हैं और यहाँ भी लेकर आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ क्वेश्चन आपको कराए जा सकते हैं वो हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखो, जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज से देखो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है टेस्ट सीरीज लाने के पीछे। सिंपल सी बात यह है कि आपका होलिस्टिक विकास किया जा सके। अब टेस्ट सीरीज में सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन तो है नहीं, इसमें हिंदी भी पूछी जा रही है, मैथ्स के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, साथ में पेडोलॉजी के भी क्वेश्चंस दिए गए, आईसीटी कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अलावा जीके एंड जीएस पे हमारा स्पेशल फोकस है। ठीक है, जीके एंड जीएस में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे वो सारे फोकस है। सारी चीज़ें ये सारे जहाँ से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं ना, उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हुए ये क्वेश्चन प्रिपेयर, ये जो टेस्ट पेपर्स हैं ये प्रिपेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, जिससे आपका होलिस्टिक विकास हो सके। साथ में इसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो ये क्या है, ओवरऑल एक बंच है। ठीक है, अब जो MCQ कराए जाएंगे जनरली वो क्या होगा, जीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। अब आप मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई उनमें एक एक क्वेश्चन ही गलत करके आ रहे हैं, मान लीजिए आप। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन से आप 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा गलत करते हैं तो आपका तो भाई स्कोर पीछे और लोगों से पीछे रह गया ना। तो इसीलिए क्या है, सभी चीज़ों पे आपका फोकस रहना चाहिए। एग्जाम में सिर्फ एक चीज़ नहीं आती है। ठीक है, आप जब भी ऑनलाइन देखेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, आपको 4-5 चीज़ें करा दे रहे हैं। ठीक है, उससे चीज़ें थोड़ी होती है। आपका बिल्कुल बेस क्लियर होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन पेपर करें तो उसमें देखेंगे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब उससे रिलेटेड 5 चीज़ें 10 चीज़ें आप पढ़ें। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ ही आपको क्या है, एग्जाम में पास कराती है। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अगर टेस्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं, और डेमो टेस्ट चाहिए तो डेमो टेस्ट के लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ की जो फीस है 99 रुपीज़ है। अगर कोई टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहता है तो 99 रुपीज़ पे करके वो इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकता है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में आपको पता ही है कि ये जो लास्ट के 3 टेस्ट रहेंगे ये तो क्या है, फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, और बाकी जो टेस्ट चल रहे हैं ये आपके कंप्यूटर, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, पेडोलॉजीज पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, आ जाइए अब यहाँ पर ये मैं आज MCQ फॉर्म में लेकर आया हूँ आपके लिए। थोड़ा देखते हैं कि आपको ये वाली सीरीज ज़्यादा अच्छी लग रही है या जो मैं लेक्चर्स लाता था वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कंटिन्यू इस तरीके से चाहते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन हो फिर उसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन हो आपका। ठीक है, या फिर आप वो चाहते हैं कि आपको वो टॉपिक ही पूरा इस तरीके से बताया जाए कि जिससे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आप एग्जाम में करके आ सकें। क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि उनको MCQ कराया जाए, तो MCQ करिए। चलिए आ जाइए। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द नेशनल चाइल्ड कांग्रेस इन 2023। ठीक है, तो 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान कौन सा शहर है। ठीक है, यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। अहमदाबाद है, मैसूर है, पुणे है, कोलकाता है। ठीक है, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी लगा दिया है, हिंदी वालों के लिए भी। जिस तरीके से आप कंफर्टेबल है वहाँ से आप इस क्वेश्चन को अटेंड करिए, और आप 10 से 15 सेकंड में इस तरह क्वेश्चन के आंसर आपको आ जाने चाहिए। हालांकि तो क्वेश्चन पढ़ते ही क्लिक करना चाहिए, फिर भी नहीं आ रहा थोड़ा सोच समझ के, तो 10-15 सेकंड में आ रहा है तो ठीक है, वरना आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे चले जाएँ। वरना एग्जाम में क्या होगा, ये क्वेश्चन आप अटक जाएंगे तो आपके नेगेटिव मार्क बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर मैं आप बताता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। देखिए, नेशनल जो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद के साइंस सिटी में शुरू हुई। ठीक है, तो देखो जनरली क्या होता है, ये जो साइंस कांग्रेस है, चाइल्ड साइंस कांग्रेस कंडक्ट कराई गई है, तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आप खुद से सोचिए कि भाई बच्चों का होलिस्टिक विकास करना है। उनको पढ़ाई के साथ साथ उनका जो सोचने समझने की क्षमता है वो साइंस के क्षेत्र में भी डेवलप की जा सके, वो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे। तो इसके लिए ये साइंस कांग्रेस कंडक्ट कराई गई है। तो इसमें क्या है, चाइल्ड साइंटिस्ट, टीचर्स, इवेल्युएटर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कितने, 1400 से ज़्यादा। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच प्लेटफॉर्म हैज़ बीन चूजन बाय NCERT टू सेट अप द रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये परख जो रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म है NCERT के द्वारा, इनमें से कौन सा मंच चुना गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा मंच चुना है। नियामक मंच परख की स्थापना के लिए NCERT ने किस मंच को चुना है इनमें से, तो NTA को चुना है, ETS को चुना है, WES को चुना है, या GMAC को चुना है।
ठीक है। तो देखो ये एनसीईआरटी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड है ना, अभी न्यूज़ में था। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या करें, या तो आपको आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो 15 से 20 सेकंड टाइम लीजिए इस क्वेश्चन के लिए, और इसका आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो स्किप मार के आप आगे जा सकते हैं। और देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ETC, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने किसको चुना है, ETC को चुना है। ETC की फुल फॉर्म क्या है, एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस, ठीक है। यहाँ कहीं लिख रही होगी, ये लिख रही है, देखो ETC लिख रही है, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस, ठीक है। तो एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप खुद तो सोचिए। परखना है, किस चीज़ को परखना है, असेसमेंट करना है कि भाई जो टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जो ये बोर्ड टेस्ट कराता है, ठीक है, तो वो उनका स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। उनकी जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे ना कि यार ये अपने पूरे प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जो प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट बनाए जा रहे हैं या नहीं, या फिर कुछ भी उठा के दे दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखते होंगे कि वो कुछ भी उठा के दे रहे हैं, एग्जाम में कहीं कोई लिंक नहीं है उनसे, एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, पर बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मतलब नहीं है, जस्ट टाइम वेस्ट, है ना, होता होगा, हमारा भी लगता होगा कुछ। मैं नहीं कह रहा कि दूसरों में कमी हमारे में भी हो सकती है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हमारे अंदर, हमारे लेक्चर्स में क्या कमी है, तो हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आप इसको पढ़ लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या मैं पढ़ के बताऊँ, चलो पढ़ देता हूँ। देखो, भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक, ठीक है। परख का लक्ष्य क्या है, देश में 60 से अधिक बोर्ड के लिए मूल्यांकन को मानकीकृत करना, मतलब क्या करना है, इसको रेगुलेट करना है, ठीक है। मानकीकृत का मतलब क्या होता है, रेगुलेट करना, ठीक है। तो ETC, एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखनी है आपको, ETC, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है भाई, इनको भूल मत जाना। अभी तो मैं बोलता हूँ याद रखनी है, आप बोलते हैं हाँ याद रखनी है। क्या आपको याद रहती है, कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं याद रहती है, मुझे पता है नहीं याद रहते होंगे, भूल जाते होंगे, ठीक है। 3-4 20-25 चीज़ें और पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपको ये याद नहीं रहेगी। तो इसके लिए क्या करें, इसको एक जैसे एक पेज बनाएं, ठीक है। आपने जो दिन भर में जो आपको याद रखना है ना, उस, जैसे मान लीजिए आपने एक पेज बनाया, आपने आज दिन भर में जो जो पढ़ा, तो उसको पॉइंट डाल के इसको लिख लीजिए। बस जैसे ये लिख लीजिए ETC ही लिखी है, ठीक है, पूरा नहीं लिखना है। फिर जैसे मान लीजिए आप कुछ और पढ़ रहे हैं, परख, ठीक है, अपन ने ऊपर परख पढ़ा तो परख लिखिए, ठीक है। अब आपने ये लिखे, अब इसको देखिए शाम को सोने से पहले, जब आप सोने से पहले ये शाम को देखेंगे ETC परख, तो आप परख सोचेंगे परख क्या था, मतलब भूल जाएंगे, है ना। जनरली क्या होता है, अभी याद रहता है, बाद में भूल जाता है, ठीक है। तो फिर परख को जाके देख लीजिए, इसको गूगल कर लीजिए, ETC को गूगल कर लीजिए, आपने कई नोट्स बना रखे तो वहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अगर चाहो तो इनके बारे में एक एक वर्ड में भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर सोते समय रिकॉल करें, अच्छा ETC क्या था, नहीं याद रहा, अपने पेपर में देखिए, अच्छा ETC का मतलब था एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस, NCERT के द्वारा एक नियामक प्लेटफॉर्म बनाया गया परख। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यूशन करने का काम करेगा, ठीक है। क्या वैल्यूट करेगा, ये स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, गाइडलाइंस, इनको पता करेगा कि भाई जो NCERT के द्वारा जो टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल अपने नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड्स पे हैं कि नहीं है ना, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये बनाया गया, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो इसमें कहा था, हाँ, परीक्षण आयोजित करती है जो नियामक मंच परख स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद द्वारा चुना गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा चुना गया है, ये NCERT के द्वारा चुना गया है। परख छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश स्थापित करेगा, ठीक है। आ जाइए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, 15 से 20 सेकंड का समय ले लीजिए, 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा ले सकते हैं, पर 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन पर आपका 30 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके 30 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। और या फिर इंक्लूडिंग 30 सेकंड तो है, अगर इस तरह का क्वेश्चन है जैसे विश्व प्रसन्नता दिवस 2023 का विषय क्या है। अब 5-10 सेकंड तो अपन ने लगा दिया, 5-10 सेकंड में अपन ने पढ़ा, तो इतनी ही देर में आपको इसका आंसर भी आ जाना चाहिए। अगर आप ये बैठ के सोच रहे हैं, चिंता मत कर रहे हैं, अच्छा ऐसे चल रहा है आपका सिस्टम, तो फिर यार थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा फिर वो एग्ज़ाम में भी, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं चलना है, क्या नहीं चलना है एग्ज़ाम में, कि ऐसे ऐसे नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, कि ऊपर सोचना है कि हवा में क्या हो रहा था। अंतरिक्ष में तो भाई हमारी सैटेलाइट जाती है, क्या जाती है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि भाई जो इसरो के द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, ठीक है। ये सैटेलाइट मान लीजिए लॉन्च करी गई, तो ये धुआं छोड़ के ऊपर गई हैं, तो ये सैटेलाइट वाले चीज़ें अलग हैं, ठीक है। सैटेलाइट से नहीं कनेक्ट करना है, आपके ब्रेन से ही चीज़ों को कनेक्ट करना है। विश्व प्रसन्नता दिवस 2023 का विषय क्या है, खुशी ही कुंजी है, सावधान रहें,
आभारी होना, दयालु हो, नमस्ते खुशी, दो और पाओ, ठीक है। गिव एंड गेट, गिव एंड गेट है, हेलो हैप्पीनेस है, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, हैप्पीनेस इज द की, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 2023 की इनमें से थीम क्या है, ठीक है, थीम पूछी गई है। तो आपको क्या करना है, वही आपको वीडियो को पोस्ट करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो ट्राई करें आंसर देने का, ठीक है, सभी को आंसर देना है, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं देना है, सिर्फ पढ़ के चले जाए। मैं देखूंगा कि देखो, मैं ये देखूंगा कि कितने बच्चों ने वीडियो को देखा है और कितने बच्चों ने आंसर दिए हैं, ठीक है। उसी से पता चलता है कितने बच्चे सीरियस है। देखो, अगर आप ज़िंदगी में सीरियस नहीं है ना, तो फिर यार आप ऐसा करिए, छोड़ दीजिए, मतलब कर लीजिए, जो कर रहे हैं वो कर लीजिए, मैं आपको क्या ज्ञान दूँ। आ जाओ यहाँ पर, अब एग्जाम आ गया है, बाद में करेंगे, ज्ञानबाजी की बात है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो समझिए कि आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहे तो आप समझिए कि आपको बहुत मेहनत करनी है यार। आप पाँच आप सोच रहे होंगे 5 ही तो क्वेश्चन आएंगे, तो हर सेक्शन में ही 5-10 क्वेश्चन आएंगे यार, 5-10-20 क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो कहीं 10 आ रहे हैं, कहीं 20 आ रहे हैं, कहीं 5 आ रहे हैं, किसी के 4 आ रहे हैं, तो ये 5-5, 10-10 क्वेश्चन ही तो आपको आगे लिख के जाते हैं। तो सभी क्वेश्चनों को करने का ट्राई करना है, ठीक है। तो क्या है, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। तो बी माइंडफुल का मतलब है सावधान रहे, बी ग्रेटफुल का मतलब है आभारी रहे किसी दूसरे के प्रति, ठीक है। और बी काइंड का मतलब होता है दयालु हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ भी है, बी सावधान रहे, आभारी होना, दयालु होना, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यूपीएससी में तो पूछा जाता है, यहाँ पूछते हैं कि नहीं, एजुकेशन में तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, हालांकि पूछ सकते हैं। आजकल देखो कोई भी सेक्शन अलग नहीं रहा है, सभी में इतना भर भर के अलग अलग तरीके की चीज़ें पूछते हैं कि बच्चों का होलिस्टिक देखते हैं कि बच्चे सिर्फ एक ही क्षेत्र के हैं कि बच्चे सभी क्षेत्रों के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम जो हैप्पीनेस सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा, 20 मार्च। सबसे पहले तो ये डेट याद रखें, 20 मार्च को, ठीक है। एवरी ईयर क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व खुशी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, ये पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशंस, है ना। तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। यहाँ पर क्या है, ये आपके जीवन मूल्यांकन उल्लेखनीय रूप से लचीला बना हुआ है, इस पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके थीम रखी गई है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, ठीक है। सावधान रहे, आभारी होना, दयालु होना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये क्वेश्चन 4 आ जाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बताइए, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सर्व शिक्षा अभियान विल बी सबस्यूम्ड एज ए न्यू प्रोग्राम, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम, ठीक है। तो बताइए, NEP 2020 के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान को नए कार्यक्रम के रूप में शामिल किया जाएगा, कार्यक्रम का नाम क्या है, बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, इन 4 ऑप्शन में से बताइए कि क्या नाम चेंज किया गया है, ठीक है, क्या अपडेट किया गया है। तो वही 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर तो मैं तो बता ही दूंगा, पर आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। तो बताइए, देखो सिंपल सी बात है, सर्व शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा स्कीम है, समग्र शिक्षा स्कूल है, समग्र शिक्षा योजना है, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान, एक सेकेंड, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा स्कीम को अभियान बोल सकते हैं हिंदी में, तो आंसर ये बी हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर है इसका। यहाँ पर स्कीम की जगह अभी ये हिंदी में लिख गया, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। स्कीम को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभियान बोला जाता है, तो यहाँ पर भी अभियान लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर बिल्कुल करेक्ट जानना है तो समग्र शिक्षा अभियान, और स्कीम आए तो फिर स्कीम SSS करके आ जाना, ठीक है। तो समग्र शिक्षा अभियान इंटीग्रेशन इन 2018 सर्व शिक्षा अभियान अलोंग विद द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ इसे इंटीग्रेट किया गया था और इसको लॉन्च किया गया फिर समग्र शिक्षा अभियान के तहत, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया है, तो इसका आंसर है समग्र शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यार इतने ही जोड़ पाया था क्या मैं आज इसमें, ओके चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आज इसमें तो वैसे इतनी PPT बन पाई थी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट लाते हैं आपके लिए और डिटेल में लेकर आएंगे, ठीक है। और अब आपसे जाते जाते क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। इसमें तो जोड़ नहीं पाया मैं, शायद
किसी और में जुड़ गई हूँ, पीपीटी और भी जुड़ी थी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक का आज का लेक्चर इतना ही कर लेते हैं। फिर कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आप मुझे बताइए कि आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चाहिए या फिर आपके लिए डिटेल लेक्चर उसी तरीके से बनाए जाए जिस तरीके से हम पहले से लेकर आ रहे थे। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी है, कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, टेस्ट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आपको पता ही है, 8118816110। ठीक है, और जाते जाते क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बताइए। इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको बताना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको ऐसा मत समझिए। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है, और सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई है, आपको ये सबको पता है, मुझे पता है। ठीक है, और थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये 3 एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो इसमें से देखो थर्ड की तो आपको पता है, या फिर ऐसा करिए, इन तीनों की जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना, इनकी रिकमेंडेशन किसने दी थी। ठीक है, इनके जो चेयरमैन थे, इनकी जो कमेटी बनाई गई थी वो कौन थी, उनकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो अध्यक्ष के नाम लिखना है आपको, चेयरमैन के नाम लिखना है। ये 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों के लिखे। ठीक है, तो वापस से रिवाइज करिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड ही है ये, क्योंकि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में कि इनके चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट के कौन थे, सेकंड के कौन थे और थर्ड के कौन थे, और इनके ईयर के साथ में उनको मेंशन करें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन होगा। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, पहले इसका नाम हुआ करता था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, तो अब जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, और ये HRDM पहले हुआ करता था नाम। ठीक है, अभी इसके मिनिस्टर कौन है एट प्रेजेंट में, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का नाम बताना है। ठीक है, ये पूछ लेते हैं, ये इजी लगते हैं ऐसे क्वेश्चन कि हमें पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। देखता हूँ कमेंट सेक्शन में कितनों को पता है कि जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जिसका नाम पुराना नाम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हुआ करता था, तो इसके मिनिस्टर का नाम लिखना है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, देखो 10+2 की बात करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर प्री प्राइमरी एजुकेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता था। ठीक है, और जो 5+3+3+4 स्कीम लेकर आए हैं, ठीक है, तो इस 4 के अंदर है ना, ये जो 4 है, इसमें से ये जो पुरानी एजुकेशन थी हमारी 10+2 वाला सिस्टम था, तो इसके अंदर ये 10+2 में से क्या क्या इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसमें 2 इंक्लूड है या नहीं है, इसमें 10 में से कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं 4 के अंदर, चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखो इजी ही क्वेश्चन आएगा, घुमा फिरा के पूछा जाएगा, पर कितने लोग क्वेश्चन को समझ पाते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है ये मैंने, है ना। तो बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया क्या बात कर रहा हूँ, पर बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया है। जैसे मान लो इस 3 इंच की बात करूँ तो इसमें कौन कौन सी क्लासेस हैं, ग्रेड नाम से डालनी है आपको, ग्रेड लिखा आता है। ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास नहीं लिखा हुआ, ग्रेड लिखा हुआ, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ऐसे बात करता है। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट ग्रेड के अंदर जब बच्चा आता है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आता है, तो उसके लिए एक नाम दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। उस नाम का नाम बताइए, क्या नाम लिखा गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसने प्री प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करी, जिसे हम प्री 1 प्री 2 प्री 3 बोलते हैं। ठीक है, प्री 3 के बाद में जैसे ही बच्चा फर्स्ट ग्रेड के अंदर आता है, तो उसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, वो हमने अपने लेक्चर में भी पढ़ाया था, तो उस नाम का उल्लेख करना है आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये 4-5 कुछ क्वेश्चन दिए गए, तो इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। काफ़ी ईजी भी हैं और थोड़े से हार्ड भी रखे हैं, तो देखते हैं कितने बच्चों को आते हैं, कितने बच्चों को नहीं आते, और वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको किस तरीके से लेक्चर चाहिए, तो उसी तरीके से आपके लिए लेक्चर्स मॉडिफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, और आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।